हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, जिसके अंदर हमने पूरा क्लास 6 ख़त्म कर लिया है, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का दोनों का। अभी क्लास 7 हमारा चल रहा है, जिसमें चैप्टर 5 आज हम देखेंगे जल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाता है। जहाँ पे जैसे सुनामी हो गया, ज्वार भाटा, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। और जल से संबंधित जो डिवीज़न हुआ है, जो इसको विभाजन किस प्रकार से हुआ है, वो सब यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो बनता है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट से। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लास 7 का चैप्टर 5 है जल। और यहाँ पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें उसको मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये पूरी जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 का बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंथ में। और इसीलिए आपको जो ज़रूरी है कि डिटेलिंग वाली चीज़ें आप बहुत ही जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब आपके पास डेट होगा, तो एग्ज़ाम डेट से पहले आपका पूरा नोट्स आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उसका अच्छे से रिवीज़न कर सकें। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि डिटेल पढ़ाई आपको करनी होगी, क्योंकि देखिए टीआरई 4 को आप बिल्कुल अंतिम मौका मान के चलिए, क्योंकि इसके बाद एग्ज़ाम आपका होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। चुनाव ख़त्म होता है तो सारे वादे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी को आप अंतिम समझिए। और जितने भी सीटेट के विद्यार्थी हैं उनको भी कहना चाहूँगी कि बहुत ही सीरियसली लीजिए इस चीज़ को, ताकि आगे आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो देखिए, जल के बारे में यहाँ पे एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगी, एक लाइन हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या बातें कही जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। तो जब सूर्य निकलता है तो उसके ताप की वजह से, उसके टेम्परेचर की वजह से जल क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ से यह वर्षा हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ये प्रोसेस हमने प्रेसिपिटेशन वाली पूरी क्लास 6 में पढ़ी है बहुत अच्छे से। और आज हम थोड़ा सा इसको एक लेवल ऊपर पढ़ने वाले हैं, ताकि और भी थोड़ा सा डिटेल में आपको चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम ज़्यादातर देखने की कोशिश करेंगे। तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, जिसको हम जल चक्र के रूप में जानते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सूर्य की गर्मी, सूर्य की ताप की वजह से यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे जो पानी है, वो वाष्पीकृत हो रहा है और ऊपर जाके ये क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है बादल में। ठीक है, बादल में संघनित हो जाता है और फिर यही बादल टकरा के वर्षा करती है। जब ये भारी हो जाती है, जब ये बोझ नहीं सह पाती है पानी का, तो ये वर्षा के रूप में आपको देखने को मिलती है। और ये पूरी प्रोसेस हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी क्लास 6 में। तो आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। हमारी पृथ्वी जल थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। मतलब यहाँ पे कहने का यही है, ये एक प्रयोग के द्वारा भी बताया गया है। जैसे कि ये देखिए, एक पूरा जार दिया है, कांच का जार है। इसमें क्या होता है कि गर्मी की वजह से ताप बनता है और वाष्पीकृत होता है, और यही पानी फिर ऊपर चला जाता है ढक्कन के ऊपर, और फिर ये संघनित हो जाता है वहाँ पे और उसके बाद क्या होता है, फिर ये पानी के रूप में नीचे फिर आ जाता है। और यही प्रोसेस इसका चलते रहता है। जो पानी इसके अंदर है वो पानी इसी के अंदर रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ही पहले, बहुत ही शताब्दियों पूर्व जो पानी मौजूद था वही पानी का प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे चक्र चलता रहता है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो अलवण जल के स्रोत हैं आपके नदी, ताल, सोते, हिमनद। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अलवणीय जल मतलब जिसमें जो खारा नहीं होता, जिसमें नमक नहीं होता है। ठीक है, तो जो खारा नहीं होता है वो अलवणीय जल है, उसको हम पी सकते हैं। कहने का मतलब
ये है। तो क्या हम हर नदी का पानी पी सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे नदी को अलवणीय जल माना जाता है, तो ये इसी के अंदर आ जाएगा। नदी, ताल, सोते, हिमनद, यानी हिमनद जो है वो भी आपका अलवण जल होता है। और महासागरों का जल, समुद्र का जल क्या होता है? लवणीय होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिए। ऑप्शन में ज़्यादातर आपको नदी और हिमनद मिलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? नदी और हिमनद आपका अलवणीय जल है, और महासागर और समुद्र का जल आपका क्या होता है? लवणीय जल होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाले नमक जैसा होता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा मैप दिया गया है, ये आपको जब PDF मिल जाएगा तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। कहाँ पे कौन सा झील है, देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसको अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लैब झील है, विनिपेग झील है, सुपीरियर झील है, ह्यूरन झील है। ये सब आपका किसके अंदर आता है? उत्तर अमेरिका के अंदर आता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। मिसिसिपी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो ये उत्तर अमेरिका में। तो इस तरह से जो है आप इसका नोट्स जब आप बनाएंगे तो ये चीज़ें आप नोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दक्षिण अमेरिका में आपका अमेजन नदी है, और यहाँ पे देखिए अफ्रीका में फिर आपका विक्टोरिया झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, नाइजर झील, ठीक है, नील नदी। और इसी प्रकार से आपको जो है इसको नोट भी करना है। जितना भी इम्पोर्टेंट यहाँ दिख रहा है ये सब आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। डार्लिंग नदी, ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत बार पूछा गया है BPSC में। तो ये आपका मुर्रे डार्लिंग नदी ये पूरा नाम है, और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बना है। तो देख सकते हैं कैसे आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। अफ्रीका का विक्टोरिया झील काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। अब देखिए दनुबी नदी है यहाँ पे आपका एशिया में, ठीक है। कैप्सियन सागर है, होंग ही, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी तो आप जान ही रहे हैं आपका इंडिया में है। ब्रह्मपुत्र नदी पूरा चाइना साइड से होके आपका ये, लेकिन है एशिया में ही, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका प्रश्न ये बनता है वो है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लवणता जो है हम कैसे मापते हैं। तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? 1000 ग्राम में कितना? 35वां भाग जो है लवण पाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। और पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हमने क्लास 6 में भी देखा हुआ था कि लगभग 1% जल ही है जिसको हम पी सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 3/4 जो भाग है पूरी पृथ्वी का वो जल ही है। और यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? वो इस वजह से करना पड़ता है। ये जो आपका डेटा है ना, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा देखिए महासागर में ही सबसे ज़्यादा है। महासागर में आपका 97.3 जो % है, इतना आपका सिर्फ और सिर्फ महासागर में ही है। उसके बाद बर्फ़ छत्रक 2.0 भूमिगत जल जो है वो 0.68 यहाँ पे है। झीलों का अलवण जल यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कम है। नदियाँ जो है 0.0001% है। तो इस प्रकार से वितरण हुआ है ये पूरे जल का। इस वजह से जो है पीने के लिए पानी बहुत कम मात्रा में है, ये आप जान रहे हैं। और जीवन के लिए जल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्यास होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। आप कॉफ़ी पिए और जूस पिएंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी, ये बात तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? 22 मार्च विश्व जल दिवस, इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए सब अब पढ़ते हैं आगे। महासागरीय परिसंचरण किस प्रकार से ये काम करती है। तो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल की विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ये पॉइंट आपको जो है कई बार कथन में पूछ लिया जाता है। तो ये तो वैसे आप समझ गए होंगे। महासागरीय जल हमेशा क्या होता है? गतिमान होता है, मतलब वो लहर आते रहता है ना, गति करते रहता है। तो लहर आते रहता है, यह कभी भी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तरंग होते हैं,
हैं ज्वार भाटा और धाराएं। ये 3 रूप से आप इसको बांट सकते हैं। तो हम धीरे धीरे अभी तरंग देखेंगे, फिर ज्वार भाटा, फिर धाराओं को देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो तरंगे में हम क्या क्या यहाँ पे देखने वाले, देखिए जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन जब बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। तो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। देखिए एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से समझाने का भी कोशिश करता है, इसको आप पढ़ेंगे तो आप खुद से इसको समझ सकते हैं। तो यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है, जैसे कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो हम इसे ही क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। जो नॉर्मली होता है तरंग, उसे जो नॉर्मली जो आपका लहर होता है उसे ही हम तरंग कहते हैं, जो आपका उठता और गिरता रहता है। ठीक है। अब तूफान में वायु तेज चलने लगती है तो विशाल तरंगे भी उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश भी हो जाता है। जहाँ पे आप तटीय भाग पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा विनाश भी देखने को मिलता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, उसे हम सुनामी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया है कि इतना होने पर क्या कहा जाएगा, इतना होने पर किस तरह की बर्बादी हो जाती है, किस तरह से विस्थापन होता है, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है। तो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली जो विशाल ज्वारीय तरंगे होती हैं वो आपकी सुनामी कहलाती है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। 150 मीटर, आप सोच सकते हैं। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है चलती है। और 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे सुनामी जो है ये जापानी भाषा का एक शब्द है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिए जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगे। तो ये अर्थ में भी प्रश्न बना है कई बार, तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपका जो आता है भूकंप, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई। सुनामी किस प्रकार से आया है। तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई है, जबकि हमने जब पहले पढ़ा है तो 7 एक बहुत ही बड़ा रेट होता है, इसको मापा गया है। देखिए 9.0 था, तो कितनी बड़ी तबाही ये लेकर के आया था। तो भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल के अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया था और महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया था इसमें, और नीचे की तरफ दिशा में झुक गया था। इसी की वजह से जो है इंदिरा पॉइंट आपका नीचे चला गया था। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है। और वैसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं ज्वार भाटा क्या है। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ही आपका ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब अत्यधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब हम उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है तब तट पीछे चला जाता है, उसे हम भाटा कहते हैं। यही बात यहाँ पे कहा गया है सिंपल भाषा में। अब यहाँ पे देखिए इस पिक्चर के माध्यम से समझिए, या फिर यहाँ पे देखिए पूरा इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। इसको आप ज़रूर नोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रश्न इससे बन जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से यह जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार भाटा आता है। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस प्रकार से उस समय सबसे ऊंचे ज्वार भाट होते हैं, ज्वार उठते हैं और उस ज्वार को बृहत ज्वार
कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, इसको खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल को खींचता है, जिस वजह से लघु ज्वार भाटा आता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि उच्च ज्वार जो है वो नौ संचालन में सहायक होता है। नौ संचालन में सहायक होता है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुँचाता है और जहाज को बंदरगाह तक पहुँचाने में सहायक होता है। उच्च ज्वार जो होता है ये मछली पकड़ने में भी मदद करता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है, इसके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो इसको कथन के तौर पे पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। अब देखिए महासागरीय धाराएं क्या हैं। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी दोनों प्रकार से होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। मतलब कुछ इस प्रकार के डायरेक्शन में जो है जाता है। अभी पिक्चर में हम इसको देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। और ठंडी धाराएं जो होती हैं वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों के प्रवाहित होती है। मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ आपका प्रवाहित होता है वो आपका क्या होता है, ठंडी जलधाराएं होती हैं। जैसे कि लेब्राडोर जो है, लेब्राडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं जो है वो शीत जल धाराएं हैं और गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधारा के अंदर आता है। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि लेब्राडोर महासागरीय जो है ये गर्म है या ठंडा है। तो याद रखिएगा कि ये शीत है, ये ठंडा है, और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म है, ठीक है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह पर तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मतलब मछली पालन के लिए सर्वोत्तम जो है वो स्थान को माना जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे गर्म और शीत दोनों मिलते हैं। एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस जगह को मछली पालन के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, ये इसको समझिए तो आपको समझ में आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये गल्फ स्ट्रीम, ये देखिए ये जो देख रहे हैं आप नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ये गर्म वाला है, ये गर्म है ना। नीचे आपको पता है कि ये जो विषुवृत्त वृत्त है या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये वाला पूरा आपका, ये तो आप जान रहे हैं। और इस तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये गर्म जलधारा होगा, और जो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, वो आपका जो है ठंडी जलधाराएं होगी, ठीक है। तो ये दोनों जलधाराएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है और इसके फलस्वरूप नाव संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, नाव चलाने में कठिनाई होगी क्योंकि वहाँ पे कोहरे वाला मौसम हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। और आगे जो प्रश्न है इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन सा आंसर यहाँ पे होगा, ताकि आपको खुद में ये पता चले कि हाँ ये पूरे चैप्टर में आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं तो ज़रूर आपको समझ में आया है। और इसके नोट्स प्लीज़ बना लीजिएगा, तभी इसको पढ़ने का कोई मतलब है आपके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और समय पे सही चीज़ें करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि बाद में आप पछताओ नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। सीटेट भी इस बार जो है सीटेट जो दिसंबर में देंगे उनके लिए भी ये चांस हो सकता है बीपीएससी टीआरई 4 का। तो और भी लोग जुड़ेंगे, एस्टेट के भी एग्ज़ाम होंगे तो काफ़ी लोग जुड़ेंगे और कंपटीशन और हाई होगा और सब लोग इस बार जी जान लगाएंगे, क्योंकि ये एक अंतिम रूप से माना जा रहा है। ऐसा वैकेंसी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और ये सच्चाई है। तो इसको सच्चाई को बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और लग जाना चाहिए काम पे। चलिए स्टार्ट करिए। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे
शेयर प्लीज़ कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।